हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। एनसीईआरटी की इस सीरीज़ में हम कक्षा 12 का अध्याय 14 देख रहे थे, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। इसके हमने 4 लेक्चर बना लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो 4 लेक्चर देखें। उसके बाद हम 5वां लेक्चर शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम जो संधि डायोड हैं उसके अनुप्रयोग देख रहे हैं। इसका अनुप्रयोग किया जाता है दिष्टकारी में। तो दिष्टकारी क्या होता है? दिष्टकारी क्या करता है? जो हमारे पास एसी करंट या वोल्टेज होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है, प्रत्यावर्ती धारा होती है, जिसमें परिमाण और दिशा समय के साथ बदलते जाते हैं, उसको दिष्ट धारा में या दिष्ट वोल्टता में परिवर्तित करने का काम ये दिष्टकारी करता है। तो जो प्रत्यावर्ती वोल्टा का दिष्टीकरण कर दे वो क्या कहलाता है? दिष्टकारी कहलाता है। और इसमें किसका उपयोग होता है? संधि डायोड का उपयोग होता है। तो किसी संधि डायोड के VI अभिलाक्षणिक में हम यह देख सकते हैं कि केवल तभी विद्युत धारा प्रवाहित होने देता है जब वह कौन सी बायस में हो? अग्रदिशिक बायस हो, तभी वहां से विद्युत धारा बहती है, मिली एम्पीयर की कोटि की। पश्च दिशिक में बहुत कम धारा बहती है, जिसको हम नगण्य या शून्य मान सकते हैं। अर्थात डायोड में एक ही दिशा में धारा बहती है। अतः यदि किसी डायोड के सिरों पर कोई प्रत्यावर्ती वोल्टता अनुप्रयुक्त की जाए तो चक्र के केवल उसी भाग में परिपथ में धारा प्रवाहित होगी जब डायोड अग्रबायसित होता है, क्योंकि प्रत्यावर्ती वोल्टता में क्या होती है? इस प्रकार से 2 अर्धचक्र होते हैं, एक धनात्मक अर्धचक्र, एक ऋणात्मक अर्धचक्र, फिर से धनात्मक अर्धचक्र आएगा। तो जिस चक्र के लिए जो है वो डायोड जो है वो अग्र अभिनति में होता है, उसी डायोड के लिए केवल हमें विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो डायोड के इस गुण का उपयोग प्रत्यावर्ती वोल्टता का दिष्टीकरण करने में किया जाता है। इनके प्रत्यावर्ती वोल्टता को हम किस में बदल देंगे? दिष्ट में बदल देंगे। इस कार्य के लिए जिस परिपथ का उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? दिष्टकारी कहते हैं। तो आप पहले हम समझ लेते हैं कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में लगती कैसे। जैसे कोई हमारे पास एलिमेंट है, वो तार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस पर अगर हम दिष्ट वोल्टता लगाते हैं तो ये जो 2 सिरे हैं A और B, जिन पे हमने बैटरी जोड़ी है, तो A हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा अगर दिष्ट धारा की बात करें, और B हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो इसमें समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर हम ये जो एलिमेंट हैं इसके हम प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जोड़े तो वो क्या होता है? समय के साथ प्लस और माइनस उसके बदलते जाते हैं। अगर एक टाइम पे A पॉजिटिव है तो B नेगेटिव होगा। कुछ समय पश्चात जो उसका आधा आवर्त काल है, जब धनात्मक ये जो अर्धचक्र बीत जाएगा, जब ये पॉजिटिव होगा तब ऋणात्मक अर्धचक्र आएगा, उस केस में A माइनस होगा और B प्लस होगा। तो इस तरह से ध्रुवता जो दोनों पॉइंट हैं जिन पे प्रत्यावर्ती वोल्टता लगी हुई है, वो लगातार क्या होते रहते हैं? परिवर्तित होते रहते हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं कि यदि डायोड के सिरों पर कोई प्रत्यावर्ती वोल्टता श्रेणी क्रम में संयोजित लोड प्रतिरोध के साथ अनुप्रयुक्त की जाए तो हम क्या करें? पहले हम जो है वो श्रेणी क्रम में इस डायोड के सिरों पर हम क्या लगा रहे हैं? प्रत्यावर्ती वोल्टता लगा रहे हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टता को हम कैसे लगाते हैं? हम ट्रांसफॉर्मर की सहायता से लगाते हैं। ट्रांसफॉर्मर जो कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है कि अगर इस कुंडली में धारा में जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो दूसरी कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। अब हमें ट्रांसफॉर्मर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि डायोड जो है वो बहुत ही एक सेंसिटिव युक्ति है। ठीक है, इसमें अगर कुछ जो है रिवर्स बायस में जो हमने देखा था कि अगर भंजन विभव से ज़्यादा वोल्टेज इस पर अप्लाई हो गया तो ये तो खराब ही हो जाएगा डायोड। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि इसकी जो रेटिंग है, जो इसका भंजन विभव है, उससे ज़्यादा विभव इस द्वितीयक कुंडली पर आपतित ना हो। इसलिए हम ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं कि बाहर से हम जो है वो कितनी भी प्रेरित वोल्टता लें, उसको हम क्या कर सकते हैं? ये एक उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। तो ये क्या है? अपचाई ट्रांसफार्मर है, क्योंकि इसमें फेरों की संख्या क्या है? कम है। तो अपचाई ट्रांसफार्मर की मदद से हम जो वोल्टता है उसको कम करके ही फिर डायोड में भेजते हैं। इसलिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर का होना जरूरी है कि हमारा जो है जो डायोड है वो जल ना जाए। तो यदि डायोड के सिरों पर कोई प्रत्यावर्ती वोल्टता, तो ये तो निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता होगी श्रेणी क्रम में संयोजित लोड प्रतिरोध। फिर क्या करना है? इसी के साथ क्या जोड़ना है? लोड प्रतिरोध जोड़ना है, जहां पे हम क्या प्राप्त करेंगे? आउटपुट प्राप्त करेंगे कि यहाँ पे कितना विभव पतन होगा। तो लोड के सिरों पर केवल AC निवेश के, अगर हमने AC यहाँ पे लगा दी तो उसके केवल उस अर्धचक्र में
इन दोनों को अर्धचक्र कहते हैं, ये पूरा पूर्ण चक्र हो जाता है। तो केवल या तो धनात्मक है या क्या ऋणात्मक में, उस अर्धचक्र में जिसमें डायोड अग्रदिशिक बायसित है, एक स्पंदमान वोल्टता दृष्टिगोचर होती है। स्पंदमान वोल्टता का मतलब है वो परिवर्तित होती है, ठीक है, दिशा चाहे समान रहती हो पर उसका परिमाण जो है वो परिवर्तित होता है, उसको हम कहते हैं स्पंदमान वोल्टता। तो हमें आउटपुट में स्पंदमान वोल्टता हमें मिलती है। इस प्रकार का विद्युत परिपथ चित्र 14.18 के विद्युत परिपथ में दर्शाया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। इसको अर्ध तरंग दिष्टकारी क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ही चक्र में क्या होता है, इसमें से धारा का चालन होता है और आउटपुट भी हमें एक ही चक्र के लिए मिलता है, क्योंकि दूसरे चक्र के लिए डायोड क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो इसलिए इसे कहते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी। तो एक एसी यहाँ पे लगा हुआ है, प्रत्यावर्ती वोल्टता का स्रोत लगा हुआ है प्राथमिक कुंडली के साथ। तो द्वितीयक कुंडली में हमें कुछ वोल्टता कम करके मिलेगी ताकि ये जो डायोड है वो जल ना जाए। तो अब क्या होगा, ये डायोड में लगा हुआ है और यहाँ पे हम आउटपुट कहाँ प्राप्त करेंगे, इस लोड वोल्टेज पे प्राप्त करेंगे। तो हम ए और बी पॉइंट के बीच में क्या कर रहे हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टता लगा रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक कुंडली के टर्मिनल ए तथा बी पर वांछित, देखिए वांछित शब्द यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है वांछित। तो इसका मतलब जो हमें चाहिए, ऐसा नहीं हो कि कुछ भी लगा दें, हमें वांछित लेना होगा। इसकी जो रेटिंग है कि कितने पे ये जल जाएगा वोल्टेज पे, उससे कम रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे वांछित ऐसी वोल्टता की आपूर्ति करती है जब ए पर वोल्टता धनात्मक होती है। तो भाई जब ए और बी के बीच में आरोपित हो रही है, जब ए पे धनात्मक है यानी कि धनात्मक अर्धचक्र है, तो बी पे कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो जब ये धनात्मक होती है यानी कि ये पी वाला पार्ट कैसे टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, प्लस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो ये अग्रदिशिक बायसित हो गया। तो डायोड जो है वो अग्रदिशिक बायसित होता है और ये विद्युत धारा का क्या करेगा, वे विद्युत धारा का यहाँ से चालन करेगा। तो इस आरएल में से धारा बहेगी, जो धारा है वो इसी प्रकार से परिवर्तित होगी। तो यहाँ बाहर से हमें जो वोल्टेज मिलेगा वो भी इसी प्रकार का यहाँ पे मिलेगा। अब जैसे ही क्या होगा, ये माइनस वाला चक्र आगे आएगा कुछ समय पश्चात, तो ए नेगेटिव होगा और बी कैसा होगा, पॉजिटिव। जब ए नेगेटिव है तो जो पी भाग है वो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये कैसा हो गया, पश्च दिशिक बायस में ये हो गया। तो जब पश्च दिशिक बायस होता है तो इससे कोई धारा नहीं बढ़ेगी, ये खुले परिपथ की तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ अगर कोई धारा नहीं बहेगी तो यहाँ आउटपुट वोल्टेज भी हमें नहीं मिलेगा। यानी कि केवल अर्ध धनात्मक अर्धचक्र के लिए ये क्या होता है, हमें आउटपुट मिलता है, ऋणात्मक के लिए नहीं मिलता। फिर वापस आगे चलेंगे तो फिर हमें धनात्मक के लिए मिलेगा। इस प्रकार अब देखें, जो आउटपुट जो भी मिल रहा है उसकी दिशा क्या है, समान है, एक ही दिशा में है, नेगेटिव में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अपन इसको कहते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी। जब ए पर वोल्टता ऋणात्मक होती है तो डायोड पश्च दिशिक बायसित होता है और वह विद्युत का चालन नहीं करता। पश्च दिशिक बायस में डायोड की संतृप्त प्रतीप धारा नगण्य होती है, केवल माइक्रो एमीटर की कोटि की होती है तथा इसे व्यवहारिक कार्यों के लिए शून्य माना जा सकता है। अब मैंने जो बात शुरू में कही थी वो यहाँ पे आ गई है कि डायोड की प्रतीप भंजन वोल्टता, जो प्रतीप अवस्था है उसमें जो भंजन वोल्टता है पश्च दिशिक बायस में, उसका मान ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक कुंडली पर शिखर एसी वोल्टता की तुलना में काफ़ी अधिक होना चाहिए। कि भाई हमें जो द्वितीयक कुंडली से जो वोल्टेज मिलता है उसका जो शिखर मान है और जो डायोड है उसका भंजन विभव है, ब्रेकिंग वोल्टेज है, वो भंजन विभव इस जो शिखर मान है उसे ज़्यादा होना चाहिए। अगर नहीं हुआ, अगर ये शिखर मान ज़्यादा हो गया तो डायोड क्या हो जाएगा, फूक जाएगा भाई, ताकि डायोड प्रति भंजन में सुरक्षित रह सकें। इसलिए हम किसका उपयोग कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर का उपयोग कर रहे हैं। तो यहां देखें, इसलिए एसी वोल्टता के धनात्मक अर्धचक्र में लोड प्रतिरोध आरएल से विद्युत धारा प्रवाहित होगी और जो कि चित्र हमें 14.18 बी में दर्शाए अनुसार निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है। तो दिखाया हुआ है, ये तो ए पर वोल्टता है, इस प्रकार से प्रत्यावर्ती वोल्टता प्राप्त हो रही है। जब ए पर ये ए पॉजिटिव होता है तब हमें धारा मिलेगी, आरएल पर वोल्टता मिलेगी। जब ए नेगेटिव हो गया तो ये पश्च दिशिक बायस में हो गया और कोई वोल्टता नहीं मिलेगी। तो फिर से पॉजिटिव हुआ तो वोल्टता मिलेगी, नेगेटिव हुआ तो वोल्टता नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार का हमें आउटपुट यहाँ पे प्राप्त होता है, निर्गत यहाँ पे वोल्टता प्राप्त होती है। परंतु ऋणात्मक अर्धचक्र में विद्युत धारा प्राप्त नहीं होती, अगले धनात्मक चक्र में हमें फिर निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है। इस प्रकार निर्गत वोल्टता यद्यपि अभी भी परिवर्तनीय है, हमें स्पंदमान मिल रही है, अभी भी परिवर्तनीय है, परंतु यह केवल एक ही दिशा में प्रतिबंधित होने के कारण, लेकिन यह है किस दिशा में, केवल एक ही दिशा में, पॉजिटिव दिशा में ही है। इस कारण यह क्या कहलाती है, दिष्टकारी युक्ति कहलाती है। चूंकि हमें एसी तरंग के केवल एक ही अर्धचक्र में निर्गत वोल्टता प्राप्त हो रही है
अतः इस परिपथ को अर्ध तरंग दृष्टकारी कहते हैं, क्योंकि एक ही अर्धचक्र में हमें क्या मिल रही है, निर्गत वोल्टता मिल रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अर्ध तरंग दृष्टकारी कहते हैं। फिर चित्र 14.19a में दर्शाए गए परिपथ में 2 डायोडों का उपयोग करके, अब हम क्या कर रहे हैं भाई, एक डायोड से तो हमारा काम नहीं मिला, केवल आधी तरंग का ही दृष्टिकरण हो रहा है। तो अगर हमें पूरी दोनों जो अर्धचक्र हैं उनका दृष्टिकरण करवाना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 डायोड हमें काम में लेने पड़ेंगे। देखिए इन 2 डायोडों के जो N भाग हैं उनको हमने एक साथ कनेक्ट कर दिया है, और P भाग जो हैं वो क्या है, इस द्वितीयक कुंडली के सिरों से जुड़े हुए हैं। ये A और B से ये जुड़े हुए हैं, जहाँ पे हमें वोल्टता प्राप्त हो रही है निवेशी, जहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, AC वोल्टता यहाँ पे दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास AC वोल्टता जुड़ी हुई है इस सिरे पर, तो ये निवेशी होगी। अब हमें निर्गत प्राप्त करना है। निर्गत हम कैसे प्राप्त करते हैं, देखें, एक हम इन दोनों का जो मध्य बिंदु है डायोड 1 डायोड 2 के जहाँ N भाग जुड़े हुए हैं वो भाग लेते हैं, और दूसरा ये जो ट्रांसफॉर्मर है इसके मध्य से एक कॉन्टैक्ट बनाते हैं जिसको मध्य निकासी बिंदु कहते हैं। इस मध्य निकासी बिंदु से हम यहाँ पे ये वोल्टेज प्राप्त करते हैं। इस मध्य निकासी बिंदु के बीच में और इस कॉमन बिंदु के बीच में हम लोड प्रतिरोध जोड़कर हम क्या प्राप्त करते हैं, आउटपुट हम यहाँ पे प्राप्त करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें भाई, जब ये A पॉइंट प्लस होगा तब क्या होगा, ये वाला जो ये B कैसा होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो जब A प्लस हुआ तो ये कौन सी अवस्था में हो गया, अग्रदिशिक बायस हो गया, तो धारा जो है वो ऐसे इसमें से बहेगी। लेकिन ये जो है वो माइनस है पॉइंट B, तो अगर माइनस जुड़ा हुआ है P से तो ये कैसा है, पश्च दिशिक बायस है, यानी कि ये अब विद्युत धारा का चलन इस जो पथ से तो नहीं होगा। तो कहाँ जाएगा भाई, इधर से तो धारा बह नहीं सकती, तो धारा कहाँ जाएगी, इधर से जाएगी, इधर से होते हुए इधर 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 और वापस यहाँ मध्य बिंदु निकासी पे आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये परिपथ क्या हो गया, हमारे पास पूर्ण हो गया। तो इस दिशा में हमें क्या मिलेगी, विद्युत धारा मिलेगी, और उससे हमें क्या मिल जाएगा, लोड जो वोल्टेज है आउटपुट वो हमें मिल जाएगा। तो इस दिशा में हमें इसके कारण तो मिल रहा है। अब हम क्या बात करते हैं कि जब क्या हो, जब जो हमारे पास दूसरी कंडीशन आ गई, दूसरा अर्धचक्र आ गया, जब A ऋणात्मक हो और B क्या हो, धनात्मक हो, तो अब क्या होगा, अब A ऋणात्मक है तो ये वाला तो क्या हो गया, पश्च दिशिक बायस में हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, एक खुला परिपथ यहाँ पे हो गया, इसमें से धारा नहीं गुजरेगी। अब तो कहाँ से गुजरेगी भाई, ये अब की बार क्या हो गया, प्लस हो गया, तो धारा जो है वो यहाँ से गुजरेगी। यहाँ से शुरू हुई धारा गुजरनी, यहाँ से तो बहेगी भाई, धारा बही, यहाँ गई, यहाँ अब आगे इधर नहीं जाएगी क्योंकि इसमें से धारा अब जा नहीं सकती, तो कहाँ जाएगी, ऐसे मुड़ेगी वापस, इसमें से ऐसे होते हुए इस प्रकार से ये इस बिंदु पर आ जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे आ गई और इन दोनों पॉइंट के बीच में ये आ गई। तो एक प्रकार से ये परिपथ हमारा पूर्ण हो गया। तो इस बार भी जो विद्युत धारा है वो कैसे बह रही है, इसी दिशा में बह रही है। तो दोनों बार हमें विद्युत धारा समान दिशा में मिली है, यानी कि हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिला है वो एक ही दिशा में दोनों में मिला है। तो इस प्रकार A जो डायोड पहला है उसके कारण तो जो धनात्मक अर्धचक्र है उसके लिए वोल्टता मिल रही है, और जो दूसरा है उसके लिए ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए हमें वोल्टता मिल रही है। इस प्रकार पूरे जो, और ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोनों में ही क्या मिल रही है, एक ही दिशा में आउटपुट वोल्टेज हमें मिल रहा है। तो इस प्रकार के ये जो संरचना होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, ये क्या हो गया हमारा पूर्ण, वो तो क्या था, अर्ध की वोल्टता का दृष्टिकरण कर रहा था, ये तो ये हो गया पूर्ण तरंग दृष्टकारी, क्योंकि ये पूरी तरंग का क्या कर रहा है, दृष्टिकरण कर रहा है। तो अब इसको हम एक बार से पढ़ लेते हैं। देखें कि 2 डायोडों का उपयोग करके एक ऐसी परिपथ की व्यवस्था की गई है जिसमें AC चक्र के धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों ही अर्धचक्रों में तदनुरूपी दृष्टिकृत निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है, इसलिए इस परिपथ को पूर्ण तरंग दृष्टकारी कहते हैं। इसमें दोनों डायोडों के N फलकों को संयोजित कर देते हैं। दोनों के हमने क्या किया था, यहाँ पे N फलकों को आपस में संयोजित कर दिया था, तथा निर्गत को डायोडों के इस उभयनिष्ठ बिंदु तथा ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली के मध्य बिंदु, जो निर्गत है, निर्गत जो है जो कहाँ प्राप्त करेंगे, एक तो इन दोनों के कॉमन बिंदु, दूसरा द्वितीय कुंडली उसके मध्य बिंदु के बीच में इनको प्राप्त करेंगे लोड प्रतिरोध जोड़कर। अतः किसी पूर्ण तरंग दृष्टकारी के लिए ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली के मध्य में एक अंश निष्कासी बिंदु,
ठीक है। अंश निष्कासी बिंदु मतलब इसमें से वोल्टेज का कुछ अंश हमने लिया है। पूरा वोल्टेज अगर इस द्वितीय कुंडली पे हो रहा है तो यहाँ हमने उसका कुछ अंश यहाँ पे होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ मध्य बिंदु में एक यहाँ कनेक्शन बना दिया और उसको हमने क्या कह दिया, अंश निष्कासी बिंदु प्रदान किया जाता है और इसलिए इस ट्रांसफार्मर को मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर भी हम कहते हैं। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी भी कहते हैं और मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर इसको हम कहते हैं। तो या फिर हम इसको मध्य निष्कासी दिष्टकारी भी कह सकते हैं। तो चित्र हमने देख लिया, उससे स्पष्ट है कि प्रत्येक डायोड द्वारा दिष्टीकृत वोल्टता कुल द्वितीयक कुंडली से प्राप्त वोल्टता की केवल आधी ही होती है। तो जो डायोड है उससे एक वोल्टता पूरी का मतलब ऐसे है पूरी, लेकिन प्रत्येक वोल्टेज डायोड से कैसी मिलती है, एक D1 के कारण तो प्लस वाली मिलती है यानी कि आधी ही मिली, ये नहीं मिलेगी। D2 के कारण माइनस वाली मिलती है, प्लस वाली नहीं मिलती। तो यही इसने कहा है कि प्रत्येक डायोड द्वारा दृष्टिकृत वोल्टता कुल द्वितीयक कुंडली से प्राप्त वोल्टता की केवल आधी ही होती है। प्रत्येक डायोड केवल आधे चक्र का ही दृष्टिकरण करता है, परंतु दोनों डायोड मिलकर प्रत्यावर्ती चक्रों का दृष्टिकरण कर देते हैं। इस प्रकार डायोडों के उभयनिष्ठ बिंदु तथा मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर के अंश निष्कासी बिंदु के बीच प्राप्त निर्गत वोल्टता पूर्ण तरंग दृष्टिकारी वोल्टता होती है। ध्यान दीजिए कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए एक अन्य परिपथ भी होता है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए एक अन्य परिपथ भी होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेतु ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। वो मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर की उसमें आवश्यकता नहीं होती, परंतु उसमें कितने चाहिए, 4 डायोड चाहिए। तो ऐसे को हम कहते हैं सेतु दृष्टिकारी। इसकी संरचना हमारी इस बुक में दी नहीं गई है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। मान लीजिए किसी क्षण, यहाँ अब इसकी कार्यविधि बताई हुई है कि किसी क्षण मध्य निष्कासी के ए पर निवेशी वोल्टता क्या है, धनात्मक है। अब ए पर क्या मान ली, धनात्मक हमने मान ली, तो स्पष्ट है कि इस क्षण पर कला असंगत होने के कारण बी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो अतः डायोड D1 क्या हो जाएगा, अग्रदिशिक बायसित होकर विद्युत का चालन करता है, जबकि D2 पश्चदिशिक बायस होने के कारण चालन नहीं करता। अतः इस धनात्मक अर्धचक्र में हमें चित्र में दर्शाए अनुसार एक निर्गत धारा प्राप्त होती है। तो इस दिशा में, ये जो दिशा दिखाई हुई है, इस दिशा में हमें निर्गत धारा प्राप्त होती है। इसी प्रकार किसी अन्य क्षण पर जब ए क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, तो बी कैसा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो D1 तो चालन नहीं करेगा, लेकिन अब कौन सा करेगा, D2 करेगा। इस प्रकार निवेशी AC ऋणात्मक अर्धचक्र में भी निर्गत धारा मिलती है। तो ऋणात्मक अर्धचक्र में भी अब हमें क्या मिलने लगी, निर्गत धारा मिल गई। इस प्रकार हमें धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों ही अर्धचक्र में, अर्थात दूसरे शब्दों में पूर्ण तरंग के समय में निर्गत वोल्टता मिलती है। सामान्यतया दिष्ट वोल्टता या धारा प्राप्त करने के लिए यह अर्ध तरंग दृष्टिकारी से क्या है, अधिक दक्ष है। ये अधिक दक्ष है क्योंकि ये क्या करता है, पूरी की पूरी तरंग का क्या कर देता है, दृष्टिकरण कर देता है। तो यहाँ एक ग्राफ हम देख लेते हैं कि ए पर जो तरंग रूप आता है वो इस प्रकार का आता है और बी पर क्या आता है, इसका उल्टा आता है। तो अगर इस समय की बात करें तो इस समय पे कौन सा काम आएगा, ये वाला काम आएगा, तो आउटपुट हमें ये वाला मिलेगा। लेकिन अगर हम नेक्स्ट में चलें तो यहाँ किसके कारण चालन होगा, D2 के कारण चालन होगा, तो हमें ये मिलेगा। अगली बार हमें क्या मिलेगा, फिर से D1 के कारण मिलेगा तो ये मिलेगा, अगली बार D2 के कारण मिलेगा तो ये मिलेगा। इस प्रकार एक ही दिशा में हमें क्या मिल रही है, परिणामी जो आउटपुट है, आउटपुट वोल्टता, निर्गत वोल्टता वो मिल रही है। इस प्रकार प्राप्त दृष्टिकृत वोल्टता अर्धज्यावक्रिय आकृति की होती है। तो ये कैसी है, अर्धज्यावक्रिय। पूर्ण ज्यावक्रिय तो कैसा होता है, ऐसे ऐसे, लेकिन ये क्या है, आधा भाग ही मिल रहा है, तो इसको हम कहते हैं अर्धज्यावक्रिय आकृति की होती है। यद्यपि यह एक दिशिक होती है, दिशा तो इसकी एक है, केवल पॉजिटिव में ही है, नेगेटिव में नहीं है, परंतु इसका मान स्थायी नहीं होता। इसको हम कहते हैं स्पंदमान वोल्टता। तो ये जो स्पंदमान वोल्टता है उससे DC निर्गत प्राप्त करने के लिए, उससे हमें अगर जो है वो दिष्ट वोल्टता प्राप्त करनी है, तो उसके लिए निर्गत टर्मिनलों के सिरों पर, जो निर्गत टर्मिनल है जहाँ पे RL लगा हुआ है, उसके पार्श्व में मतलब समांतर क्रम में, यानी कि ये जैसे RL लगा हुआ है तो इसके क्या करना है, यहाँ समांतर क्रम में हमें क्या जोड़ देना है, एक संधारित्र यहाँ पे जोड़ देना है। तो सामान्यतः कोई संधारित्र संयोजित कर देते हैं। इसी कार्य को करने के लिए लोड प्रतिरोध RL के, तो संधारित्र तो समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में हम क्या जोड़ सकते हैं, प्रेरक भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये अतिरिक्त AC उर्मिकाओं को बाहर फिल्टरन करके शुद्ध DC वोल्टता प्रदान करते प्रतीत होते हैं, अतः इन्हें क्या कहते हैं, फिल्टर कहते हैं। देखें ये इसमें कुछ क्या है, ये दिशा तो समान है पर इसमें फिर भी परिमाण चेंज हो रहा है, यानी कि इसमें AC का कुछ अंश अभी भी है। तो ये जो होते हैं कि समांतर क्रम में जोड़ा गया संधारित्र और श्रेणी क्रम में जोड़ा गया प्रेरक, ये क्या करते हैं कि जो अतिरिक्त AC उर्मिकाएं हैं, ये जो
यूं ऊंची ऊंचाई पे बन रही, इनको हम उर्मिकाएं कहते हैं। उन उर्मिकाओं को बाहर फिल्टरन करके उनको निकाल देता है परिपथ से। कहाँ? लोड प्रतिरोध में आने वो नहीं देता। लोड प्रतिरोध में कैसी आती है? केवल ही दिष्ट वोल्टता ही आती है। तो ये करके तो बाहर फिल्टर करके शुद्ध डीसी वोल्टता प्रदान करते प्रतीत होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? फिल्टर कहते हैं। देखिए इनका जो बेसिक जो फंडा है वो क्या है कि हमारे पास जो एल होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है? एक्सएल से लिखते हैं हम, उसको अपन प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं, वो होता है ओमेगा एल। तो ये ओमेगा के समानुपाती होता है। दूसरा संधारित्र के लिए होता है एक्स सी, वो होता है 1/ओमेगा सी। तो जो संधारित्र होता है वो अगर ओमेगा 0 है यानी कि डीसी वोल्टेज है तो उसके लिए कितना प्रतिरोध होता है? उसका अनंत होता है। तो यानी कि संधारित्र में से कभी भी डीसी जो है वो नहीं गुजरती है ज़्यादा समय के लिए। वहाँ पे डीसी के लिए वो क्योंकि कितना देता है? अनंत प्रतिरोध देता है। दिष्ट धारा के लिए अनंत प्रतिरोध देता है, तो उसमें से डीसी वहाँ से नहीं गुजरेगी। उसमें से केवल कौन सी गुजरेगी? प्रत्यावर्ती धारा ही उसमें से गुजरेगी। तो यही यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि जैसे ये जो हमने परिपथ है यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे हमने पहले क्या लगा दिया? एक संधारित्र लगा दिया और यहाँ पे क्या कर दिया? लोड प्रतिरोध लगा दिया। तो जैसे यहाँ पे क्या है? AC प्लस DC दोनों हैं। अब संधारित्र तो क्या करता है? AC को तो इधर आने, DC को तो इधर आने नहीं देगा क्योंकि उसके लिए प्रतिरोध कितना है? उसका अनंत है। तो DC इसमें से नहीं आएगी। DC कहाँ चली जाएगी? सीधी चली जाएगी। अपने इसमें से कौन सी गुजरेगी? केवल AC गुजरेगी। तो अब इधर अगर DC जा रही है तो यही DC कहाँ आएगी? लोड प्रतिरोध में आएगी। तो इस प्रकार हमें लोड में केवल कैसी मिलेगी? DC वोल्टता यहाँ पे मिलेगी। तो यही एक इसका सिस्टम होता है। तो इस प्रकार से हमें निवेशी वोल्टता तो ऐसी थी, लेकिन फिल्टर लगाने के बाद हमें, अगर फिल्टर नहीं लगाओगे तो इस प्रकार की मिलेगी, लेकिन फिल्टर लगा दिया तो अब हमें किस प्रकार की मिलेगी? ये डीसी प्रकार की यहाँ पे वोल्टेज मिलेगी। तो ये जो परिपथ होते हैं, जो अब इसमें से एसी जो अवयव हैं उनको निकाल देते हैं, तो उनको हम कहते हैं फिल्टर। तो बच्चों हमने इस चैप्टर जो है वो इसको देख लिया है, इसको पूरा कर लिया है। अगर आपको ये पसंद आया हो एक्सप्लेनेशन तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? हम इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो इसका सारांश है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के टाइम पे, और कुछ विचारणीय बिंदु यानी कि कुछ जो कंसेप्ट होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू।